हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे कि पहले की वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 1 और लेसन 2 को पूरे डिटेल्ड में कंप्लीट कर लिया। उसका थ्योरी, उसके एमसीक्यू, उसके कॉन्सेप्ट, उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर देख लेना। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो लेसन 2 है, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्या, उसके एमसीक्यूज को करेंगे। ना सिर्फ बुक के एमसीक्यूज को करेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करेंगे, और साथ ही साथ आपके एग्जाम स्कोरर में जो बुक दिया है उसके भी एमसीक्यूज को करेंगे, जिससे ओवरऑल आपका इस चैप्टर से अगर कुछ भी एमसीक्यू पूछा जो कि एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 एमसीक्यू टैली करने के चांसेस है, तो इन्हीं में से ही जो है वो कुछ एमसीक्यूज आपको पूछेंगे। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके पहले उसको देख लेना, क्योंकि उन वीडियो को जब आप देखोगे तो डिटेल में हर चीज समझ में आ जाएगा। पहले देख लो इसको, फिर उसको जाकर के देख लेना, ठीक है? चलो भाई, अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन हम एक बार थोड़ा सा इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलो जी, आओ। हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। बोला गया है क्वेश्चन में पहला, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑन विच बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के कारण जो है वो आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। तो हम बताए थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही जो है वो चॉइस ऑफ प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या को ही चुनाव का समस्या बोला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो हम लोगों का जो वांट्स है, हम लोगों का जो चाहत है, हम लोगों का जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है। वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन यानी कि जो पैसा होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है असीमित आवश्यकता यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सीमित साधन यानी लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिटी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। जैसे एक आवश्यकता पूरा हो गया, दूसरा आवश्यकता फिर स्टार्ट होगा, दूसरा आवश्यकता पूरा हुआ, तीसरा होगा, तीसरा पूरा हुआ, चौथा होगा। तो हम लोगों का जो आवश्यकता है वो असीमित होता है। साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बिल्कुल सही। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। सेक्रेसिटी प्रॉब्लम्स गिव्स बर्थ टू चॉइस, बिल्कुल सही है, क्योंकि साधन सीमित है तो उस समय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आगे बोला, आर्थिक समस्या की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? तो हम सबको पता है इकोनॉमी का 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, उसी को यहां पलट के दे दिया। आर्थिक समस्या 3 होता है, साधन, कुशलता और आर्थिक, ठीक है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फोर्थ पे बोल रहा है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? तो अभी बताएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली जो है वो सिलेक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें चुनाव करना पड़ता है कि किस वस्तु को आपको लेना है, ठीक है? चुनाव की समस्या है यानी कि चॉइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स या रिसोर्सेज? साइलेंट फीचर्स ऑफ फैक्टर्स, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, ठीक है? दोनों ये जो है ये हम लोगों का जो है वो आवश्यकताएं होती है, ठीक है? दोनों नॉर्मल है। 6 नंबर पे बोल रहा है, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए तथा बिंदु बी तक का संचालन डॉट 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 दर्शाता है। नीचे एक ग्राफ दिया है, इन द गिवन फिगर द मूवमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी, हम इसके बारे में पहले के लेक्चर में डिटेल में समझा दिए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी सोज, यानी कि नीचे ये जो हम लोगों का ड्राइंग बना हुआ है उस ड्राइंग में पॉइंट ए से लेकर के, देखो ये ड्राइंग है, ये देखो यहाँ पे गुड्स एक्स को दिखाया है, यहाँ पे गुड्स वाई को दिखाया गया है, और ये एक बिंदु है ए और ये एक डॉट है बी। तो बोला गया है बिंदु ए से बिंदु बी क्या बता रहा है? देखो बेसिकली ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता, अगर इसको मैच करते ना तो ये यहाँ सटता, सिमिलर तरीके से ये यहाँ पे नीचे आता, सिमिलर ये क्या होता, फिर इसके बाद ये यहाँ मिलता और सिमिलर तरीके से यहाँ आता। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो हम लोगों
का गुड्स वाई है, गुड्स वाई है वो डिक्रीज हो रहा है। गुड्स वाई क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। गुड्स वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और हम लोगों का ये जो गुड्स एक्स है वो गुड्स एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी सिंपल सा बात है, एक्स का वैल्यू अधिक हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है भाई, एक्स का वैल्यू अधिक हो रहा है, और जबकि वाई है, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक्स वाई अधिक और वाई कम। ऑप्शन नंबर कहां पे दिखाया है, सी पे दिखाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, बोलो आया या नहीं समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अभी बताएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्पाद करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें। नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में जो है सब चीज पढ़ाए थे। देखो ये सब पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, आर्थिक समस्याओं के बारे में। ये देखो ये सब ड्राइंग समझाए थे कि नहीं समझाए थे। आर्थिक समस्या है, देखो जो 3 प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये सब पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। तो पीछे जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे बोल रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र सहसम्मिलित होते हैं। विच इकोनॉमी हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो हमको पता है मिक्स सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर पाया जाता है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी पढ़ाया हुआ है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशल इकोनॉमी इज। तो सिंपल बात है भाई, सोशल इकोनॉमी है तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा समाज का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो, पब्लिक वेलफेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका अधिकतम लोक कल्याण, यानी कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। और इसी के जगह अगर हम लोगों का सोशलिस्ट के जगह अगर कैपिटलिज्म रहता है, यानी कि जब प्राइवेट सेक्टर होता है तो उसका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, 10 नंबर पे बोल रहा है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस को देख के डिसीजन लिया जाता है, किसमें, तो प्राइस को देख करके कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिज्म में, क्योंकि इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। बोल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है जब स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। तो हम आप लोगों को 2 फीचर बताए थे। इसका पहला, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बाएं से दाएं की ओर यानी लेफ्ट टू राइट की ओर गिरता है, और दूसरा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है, ये बताए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर आता है। ठीक है, और बोलेगा उत्पादन संभावना वक्र किस तरीके का होता है, तो मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आप भी बताएं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अक्ष की ओर, अक्ष मतलब मूल बिंदु यानी 0, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है यानी कॉन्वेक्स होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ एक बात और समझ लो, ये जो हम लोगों का ये जो यहाँ पे कॉन्वेक्स बोला है, ये जो यहाँ पे कॉन्वेक्स बोला है, कॉन्वेक्स पता है आप लोगों को कौन होता है, कॉन्वेक्स होता है मतलब हम लोगों का कॉन्वेक्स होता है इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र। इसको नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, इसके बाद हम लोग एग्जाम स्कोरर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा कर्व है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है, तो उस वक्र को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि पैसे का प्रॉब्लम, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र होता है वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये करेंगे हम लोग एग्जाम स्कोरर से। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स आर। तो देखो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों ही जो है वो इकोनॉमी पाया जाता है। ठीक है, हाँ जो भी क्वेश्चन बताएं उसका आंसर मैच करना है तो आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं एग्जाम स्कोरर। ये बेसिकली एग्जाम स्कोरर का क्वेश्चन अब आएगा, अच्छा से समझना, इसी में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से, और ये एग्जाम स्कोरर में आपका ये जो चैप्टर एग्जाम स्कोरर में इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर दिया है आप लोगों को, वो इकोनॉमिक्स का लेसन 1 और लेसन 2 को मिला के दिया है। एग्जाम स्कोरर में जो चैप्टर दिया हुआ होता है वो 2-3 चैप्टर को एक में मर्ज करके दिया हुआ है, यानी पहला चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन और दूसरा चैप्टर जो था सेंट्रल प्रॉब्लम, उन दोनों को मिला करके एक चैप्टर जो है आपका एग्जाम स्कोरर में दिया है। ठीक है,
ताकि पढ़ने में सुविधा हो और कम पढ़ना पड़े। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड, जमीन इसका प्रोडक्शन का फैक्टर है। लेबर होता है, पूंजी भी होता है, कौन नहीं होता है? मुद्रा, मनी नहीं होता है। कैपिटल होता है, मनी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से समझाए थे। माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा है, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज मीन्स विच स्मॉल बिंग्स बिलोंग्स टू। माइक्रो जिसका मतलब छोटा होता है, इसका मतलब क्या होता है? कौन सा भाषा से वर्ड आया है? तो हम सब बताए थे, पहले भी पढ़े हम लोग, ग्रीक भाषा से ये वर्ड लिया गया है। अच्छा, कौन से इकोनॉमिस्ट थे वो? कौन सा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने बांटा था? तो राइट आंसर होगा इसका एरेगनर फ्रिस। याद रखना, समझाए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बोला आर्थिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने दो शाखाएं व्यष्टि और समष्टि, सेम बोल रहा है, व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? तो रेगनर फिश ने बांटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा आर्थिक धन का विज्ञान है? हु सेड इट? इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। धन संबंधी विचारधारा किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। हम आप लोगों को इस चीज को देखो, ऊपर हम जब इससे पहले आप लोगों को जब लेक्चर वीडियो बनाए थे तब हम आप लोगों को डिटेल में समझाए थे और बोले थे कि इसको याद रखना कि किसने उसके बारे में क्या कहा था, और बताए थे ना कि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था वो। कहाँ चला गया? रुको, ढूंढ रहे, एक मिनट। हाँ, किसने क्या कहा था? किसने क्या कहा था? कहां चला गया भाई? अच्छा, ये लेसन 1 पे था ना, ये तो 2 में है, ठीक है। चलो आगे बोला गया आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? बोला गया है टू विच फैक्टर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर बेसिकली रिलेटेड टू। हम अभी पढ़े किससे रिलेटेड होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चुनाव की समस्या। 6 नंबर पे बोल रहा है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते? तो अभी पढ़े हम लोग प्राइस मैकेनिज्म कहां पाया जाता है? कैपिटलिस्ट मार्केट यानी पूंजीवादी में। 7 नंबर पे बोल रहा है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे होता है या किधर गिरता है? द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, हम सबको पता है, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोल रहा है 6 नंबर में उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। अभी तो पढ़े जी, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। 9 पे बोला अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती है। 10 नंबर पे बोल रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सिंपल सा बात है, अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा चीज करोगे। अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे। तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है मार्जिनल, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आपका सीमांत, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। अवसर लागत का दूसरा नाम होता है सीमांत लागत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 11 नंबर पे बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जिसमें स्मॉल यूनिट्स और इंडिविजुअल चीजों को पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की ऐसी शाखाएं होती है जहां छोटे छोटे चीजों का व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं भाई? तो इन सभी का अध्ययन करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट्स, हाँ इसका भी अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे चर, स्मॉल यूनिट, हाँ जी बिल्कुल। इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीज इन। कंज्यूमर, एक कंज्यूमर यानी एक पर्सन है, तो एक पर्सन के बारे में पढ़ा जाता है हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि का दूसरा नाम होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल बात है, माइक्रो में व्यक्तिगत चीजों का, इंडिविजुअल चीजों को पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। आगे 14th नंबर व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन आता है, फैक्टर डिसेमिनेशन आता है, इकोनॉमिक वेलफेयर आता है, सब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी अभी पहले पढ़े थे। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पाद की तकनीक के चयन से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझना, ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, मॉडल पेपर में भी रहेगा ये क्वेश्चन। विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन? हमको पता है कि इकोनॉमी का 3 प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पाद करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। तो ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, कैसे उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस, तब हमको सिलेक्शन करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए कि हम किस इंसेंटिव से, किसके आधार पे प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि श्रम प्रधान होगा या पूंजी प्रधान, यानी कि बेसिकली लेबर इंसेंटिव रखना है कि हम लोगों को कैपिटल इंसेंटिव रखना है। तो प्रोडक्शन यानी कि टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन हमको करना होता है तब जब हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन करना है, यानी कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। इस समय जो है वो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखो इस चीज को समझाए थे आप लोगों को, एक ड्राइंग के थ्रू फिर से समझा दे रहे। ये देखो, तकनीकों का चयन यानी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करे, ये प्रोडक्शन कैसे उत्पाद करे, ये तब आएगा जब आप तकनीक का चयन करोगे कि भाई लेबर इंसेंटिव होना चाहिए या कैपिटल इंसेंटिव, यानी कि श्रम प्रधान होना चाहिए या पूंजी प्रधान। ठीक है, ये तभी लागू होगा जब आप ये तय करोगे कि कैसे उत्पादन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। नॉर्मली भाई फाइनेंशियल ईयर का टाइम होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। देखो 2 तरीका का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर बेसिकली जो हम सबको पता है 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये कैलेंडर ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष होता है। और इंडिया में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी, जितने भी बैंक, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर चीज का अकाउंट्स को जो मेंटेन करता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे, यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में स्टार्ट करता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट करता है, 31 मार्च को एंड कर देता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, चलो आंसर की अगर चाहिए तो ये देखो आंसर की है, आंसर की को नीचे आप लोग मैच कर सकते हो जो भी क्वेश्चन बताएं। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट करके बताना, पसंद आई है तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ना, क्या दिक्कत है, आप लोग तो शेयरों करने में बड़ा आलसी होते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी तरीके से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उन सबका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बस आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां जाकर के चैनल पे चले जाना है, अपने प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना है, जो वीडियो देखना है टपाक करके उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।